स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो जनरल चीज बना रहे हैं आपने, वो जनरल चीज भी यहाँ पढ़ी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ, वो है सूडो 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 लिख रहे हैं आप इसको, सूडो यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी कह सकते हो या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कह सकते हो। सूडो सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। आपको ये याद होगा चीज। सूडो का मतलब होता है सूडो नोबल गैस, याद होंगी आपको, या 11th में आपने सूडो सॉलिड्स पढ़े होंगे जो क्रिस्टलाइन और अमorphous सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन या अमorphous सॉलिड होते हैं, तो अमorphous सॉलिड को हम सूडो सॉलिड कहते हैं। सूडो का मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब नकली, नकली नकली चीजों को, ठीक है। तो सूडो यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो नकली कैसे हुई ये चीजें? सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मतलब एक नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे होगी? ध्यान से सुनना आपको, क्या कि दोज रिएक्शंस which are truly not a first order reaction, the reactions which are not truly a first order reaction, which are not truly not a first order reaction, a first order reaction, but at certain condition, but at certain conditions these behave as a first order reaction, first order reaction। वो रिएक्शन जो वास्तव में which those reactions which are truly not a first order reaction but at certain conditions, लेकिन certain condition में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बिहेव करती हैं, वो होती हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगी चीजें आपको। हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, किसका हाइड्रोलाइसिस है? इथाइल एसीटेट का। हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रेशन ये दो अलग अलग टर्म है। 11th क्लास में आपने इनके बीच में डिफरेंशिएट पढ़ा, बार बार पढ़ते हैं अपन चीजों को। हाइड्रोलाइसिस जो चीज लिख रहा हूं, पीछे की चीजें बता रहा हूं आपको। हाइड्रोलाइसिस कौन सी टर्म होती है? वो टर्म हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कौन सी? हाइड्रोलाइसिस फिनोमेना क्या है? द रिएक्शंस इन विच वाटर reacts with other substance and forming products। हाइड्रोलाइसिस क्या है? वो रिएक्शंस जिनमें वाटर दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। और हाइड्रेशन टर्म लिखी हो तो द रिएक्शंस इन विच वाटर एक्ट एज ए मीडियम। एक तरह से समझिए, मीडियम की तरह का काम करता है, वो सॉल्वेंट की तरह का काम करता है। वो जिस तरह सॉल्वेंट कैसे कि अगले को अपने साथ जोड़ देगा, गोल कर लेगा, मतलब सॉल्यूशन टाइप बना लेगा, कोई नए प्रोडक्ट नए सब्सटेंस नहीं बनेंगे, वो था हाइड्रेशन। ये चीज याद रखें। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, तो पहले इथाइल एसीटेट लिखो, CH3 इथाइल एसीटेट, CH3 COO C2H5 CH2 CH3, ये है इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। इथाइल CH2 CH3 इथाइल एसीटेट CH3CO, ये है आपके पास इथाइल एसीटेट। इसका क्या? हाइड्रोलाइसिस। मिलकर क्या बनाएंगे? CH3
COH प्लस CH3 CH2OH एसिटिक एसिड बना देंगे और इथाइल अल्कोहल बना देंगे। एसिटिक एसिड बना देंगे और इथाइल अल्कोहल बना देंगे। अब देखिए यहां ये रिएक्शन का रेट लो लिखूं मैं, इस रिएक्शन का रेट लो लिखूं मैं, तो रेट लो क्या होगा, रेट लो क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए रेट लो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वन कंसेंट्रेशन टर्म ऑफ इथाइल एसीटेट CH3CO CH2CH3 एंड वन कंसेंट्रेशन टर्म ऑफ वाटर, ये होगा इसका रेट लो। मैंने लिखा ये K डैश, याद रखें। अब एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगता है कि जब इथाइल एसीटेट वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बना रहा है, तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसमें जो चेंज हो रहा है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही थोड़ा चेंज है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, वाटर की कंसंट्रेशन का में जो चेंज है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाटर प्रेजेंट इन एक्सेस, वाटर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, वाटर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट था वहां, तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है, मतलब वो जो कम हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट तो कम होगा, तो वो जो कम हो रहा है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही कम जो है वो चेंज हो रहा है उसके अंदर। इसलिए वाटर की कंसंट्रेशन कैसे मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। जैसे इसका लेंगे आप 0.1 मोल और इसका लेंगे 10 मोल, तो इसमें जो चेंज होगा वो होगा 9.9, ये रह जाएगा 9.9 मोल, तो चेंज कितना हुआ 0.1 मोल, और इसमें 0.1 था ही, उसमें जो चेंज हो रहा है, जो चीज कम थी, जो रिएक्टेंट कम था उसमें और कम हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट तो कम होगा, तो कम होगा तो उसका पता लगेगा हमें, और जो चीज बहुत ज्यादा है वो कम हो रहा है, वो थोड़ा सा कम हो रहा है, तो उसमें क्या पता लगेगा हमें कि वो कम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसलिए वाटर की कंसंट्रेशन कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। वाटर की जो कंसंट्रेशन वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये है आपके पास यहां, तो इसलिए इसका न्यू जो रेट लो है वो क्या लिखेंगे हम, रेट इज इक्वल टू K CH3 COO CH2 CH3, ये होगा आपके पास। मींस क्या लिख सकते हैं आप इसे, क्या कह सकते हैं, रेट, क्या लिख सकते हैं आप इसे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द वन कंसेंट्रेशन टर्म ऑफ इथाइल एसीटेट। तो अब आपको K डैश H2 की जगह के ऊपर K इज इक्वल टू K डैश H2 ये लिख सकते हैं आप। मैंने क्या लिखा, K डैश H2 की जगह के ऊपर खाली K लिख दिया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन H2O की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, जो चेंज हो रहा है वो बहुत कम है इसके अंदर, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इथाइल एसीटेट की वन कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए, पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना था, 1 और 1, इथाइल एसीटेट का वन कंसंट्रेशन टर्म, वाटर का वन कंसंट्रेशन टर्म, 1 और 1 2। और अब देखिए रेट लो में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। वास्तव में तो वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, लेकिन सर्टेन कंडीशन में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती हैं। देख लीजिए, क्योंकि यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ली गई है, इसलिए वाटर की कंसंट्रेशन में कोई विशेष चेंज नहीं होगा, कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, अमाउंट कांस्टेंट रहेगी लगभग। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इथाइल एसीटेट की वन कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। ये है आपके पास सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मतलब फॉल्स, वास्तव में सेकंड ऑर्डर की होती है ये, लेकिन सर्टेन कंडीशन में, कंडीशन यहाँ क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रह जाती है, एक्सेस में रह जाती है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन में कोई विशेष चेंज नहीं होता, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। फिर ये चीज आपके पास। अब उसके बाद में एक और एग्जांपल लिख लीजिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन
sugar C12H22O11 प्लस वाटर एसिड की प्रेजेंस में ये भी मिलकर क्या बनाएंगे ग्लूकोज C6H12O6 फ्रक्टोज C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो बना रहे हैं आपके पास। केन शुगर का क्या है हाइड्रोलाइसिस है। ये भी किसका है सूडो फर्स्ट ऑर्डर और यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ वाटर जो है ना बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, इसके कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा मतलब ये कम होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, केन शुगर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि वाटर के कंसंट्रेशन के ऊपर। ये था आपके पास, ये करना आपको सूडो यूनिमोलिकुलर और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ये कर लीजिए चाहिए आप, ये करना आपको यहाँ। उसके बाद में देखिए ये करना आपको समझाया मैंने, आपको एग्जांपल भी लिखे हैं कैसे ये। उसके बाद में आपके पास जो है वो क्या है आर्टिकल, वो है आपके पास एक चीज याद रखिए जो रेडियो एक्टिव डीके हैं। रेडियो एक्टिव डीके, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है यूरेनियम है, जैसे कि यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो डिसोशिएट होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकालते हैं, कुछ रेडिएशंस निकालते हैं। और रेडिएशंस होते हैं जैसे अल्फा बीटा गामा, वो रेडिएशंस होते हैं जो 11th क्लास में पढ़ी आपने, ठीक है। अब तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, वो डिकम्पोज होंगे डिसोशिएट होंगे तो केमिकल रिएक्शन तो वो भी है, ठीक है। तो वो किस तरह की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉलो करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉलो करती हैं, याद रखना। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस है, तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन और डीके, रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके और रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन किसका फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब के 2.303/T log इनिशियल कंसंट्रेशन NO और फाइनल कंसंट्रेशन N। ये N नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है किसका, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का। N नीचे क्या है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है किसका, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का। D, ठीक है, DN/dt लिखते हैं उसे, DN N से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने वहां R नोट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ N होगा, R और R नोट, यहाँ क्या होगा N नोट और N। N नोट क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, तो जीरो टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन किसका, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का, और N क्या फाइनल कंसंट्रेशन T टाइम के ऊपर जो भी हो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, रेडियोएक्टिव जो सब्सटेंस है जो डिसइंटीग्रेशन होते हैं, जो टूटते हैं, तो वो किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिखनी होती है, उनके लिए इक्वेशन हमें लिखनी होती है। ये चीज आपके पास यहाँ ये करना आपको। उसके बाद में आपके पास यहाँ क्या चीज होगी, कंसेप्ट जो है वो होगा आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट जो है ना वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट है उसके बारे में। तो उस एक्टिवेशन एनर्जी के कंसेप्ट को समझना आपको अच्छे ध्यान से। तो मैं यहाँ 3 चीज लिख रहा हूं, और सबसे पहले लिख रहा हूं यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन देखिए सबसे पहले तो। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी of reactant
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कह लीजिए चाहे आप, द मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल they must have so that the collision between them is effective, या the minimum energy required by the reactant so that the collision between them effective, कम से कम एनर्जी होनी चाहिए, या the energy they must have, ठीक है, the minimum energy of reactant molecule they must have so that, या in order to colliding molecule, या by the colliding molecule so that collision between them is effective, ये भी कर सकते हैं आप। डेफिनेशन में आप अपने हिसाब से डेफिनेशन बनानी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, वो कम से कम एनर्जी हो किसके पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, और पक्का ही होना चाहिए वो एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, ताकि आपस में वो टकराएं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराते हैं आपस में, जब टकराते हैं कोलिजन वो इफेक्टिव हो, असरदार हो। असरदार कब होगा, आपस में जब वो टकराए ना तो क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए। आपस में जब वो टकराते हैं तो क्या बनाए, वो प्रोडक्ट बनाए, वो प्रोडक्ट बनाए आपस में जब टकरा के। इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन देम इज इफेक्टिव, उनके बीच का कोलिजन इफेक्टिव मतलब असरदार हो। और कोलिजन इफेक्टिव कब होगा, जब वो प्रोडक्ट बनाए। तो बड़े ध्यान सुना, कम से कम एनर्जी हो किसके पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, ताकि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराए और उनके टकराव का क्या रिजल्ट हो, वो टकराव उनका असरदार हो, मतलब वो प्रोडक्ट बना ले। इतनी एनर्जी होनी चाहिए उनके पास कि वो आपस में स्ट्राइक करके, कोलाइड करके क्या बना ले, प्रोडक्ट बना ले। बस ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये होती है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उनके पास एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, जो भी चीज, फलाना ढिमका जो भी चीज हो, थ्रेशोल्ड लग गया तो इसका मतलब क्या है कि उसको किसी की जरूरत ना पड़े वो प्रोसेस करने के लिए, चाहे उनको एनर्जी की जरूरत हो, चाहे उनको फ्रीक्वेंसी की जरूरत हो, चाहे किसी और की जरूरत हो, वो थ्रेशोल्ड होता है। 11th में आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ा करते थे, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटोन के पास वो कम से कम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि जिससे वो क्या करे, मेटल के सरफेस से टकराए और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा ले, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था। तो इसी तरह से थ्रेशोल्ड एनर्जी है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कम से कम एनर्जी होना चाहिए कि जिससे कि वो क्या बना सके, प्रोडक्ट बना सके, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब उसके बाद में एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या जरूरत पड़ी, कहां जरूरत पड़ी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी ना हो, मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास इतना एनर्जी ना हो कि वो खुद से प्रोडक्ट बना सके, टकरा के, कोलाइड करके प्रोडक्ट बना सके। कुछ एक एनर्जी की कमी रह जाती है, तो खुद की जो एनर्जी है वो है उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज एनर्जी कह लीजिए, वो थ्रेशोल्ड के बराबर नहीं है क्योंकि वो तो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी, द मिनिमम extra energy, the minimum extra energy required by the reactant molecules, so that their energy, their average energy भी ले सकते हैं, their energy becomes equal to threshold energy, बड़े ध्यान से सुनना है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो कम से कम एनर्जी की जरूरत, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है रिएक्टेंट को, ताकि उसकी एवरेज एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। मतलब उसके पास पहले से थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं थी,
उसकी जो अब एनर्जी है, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बनाने के लिए 50 किलो जूल एनर्जी की जरूरत है। रिएक्टेंट के पास 50 किलो जूल एनर्जी होना चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट बना सके, वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और उनके पास एनर्जी है 40 किलो जूल। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को 50 किलो जूल एनर्जी की जरूरत है प्रोडक्ट बनाने के लिए, 50 किलो जूल पर मोल की जरूरत है। तो वो उनकी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो। उनके पास ये एनर्जी नहीं है। कितनी एनर्जी है उनके पास, 40 किलो जूल पर मोल है। ये एनर्जी क्या होती है उनकी, एवरेज एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, खुद की एनर्जी है ये उनके पास। अब उनको कितने एनर्जी की जरूरत है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, थ्रेशोल्ड के बराबर करने के लिए उनकी एवरेज एनर्जी को 10 किलो जूल की। तो ये एनर्जी क्या होती है, 10 किलो जूल पर मोल। ये क्या होती है, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और ध्यान से सुनना आपको। या एक और डेफिनेशन लिख दे एक्टिवेशन एनर्जी की, इट इज द difference between the energies of threshold energy and average kinetic energy। एवरेज काइनेटिक एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बीच के डिफरेंस को भी क्या कहते हैं आप, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए 50 - 40 इज इक्वल टू 10। 50 क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी, 40 क्या एवरेज एनर्जी, 10 क्या एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बीच के डिफरेंस को भी क्या कहते हैं आप, एक्टिवेशन एनर्जी। ये दूसरा डेफिनेशन इसका, ये दूसरा डेफिनेशन है। मतलब हमें 100 सीढ़ियों को चढ़ने के लिए पक्का हमारे पास एनर्जी होना चाहिए कितना, 200 जूल जो है ना, ठीक है, या कैलोरी के फॉर्म में जो भी बोलेंगे आप, इतना एनर्जी की जरूरत है हमें 100 सीढ़ियां चढ़ने के लिए। और हम सीढ़ियां चढ़ पाते हैं 80 सीढ़ियां हम चढ़ गए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं थी, 200 जूल एनर्जी नहीं थी हमारे पास 100 सीढ़ियां चढ़ने के लिए, और हम सीढ़ियां चढ़ पाए 80। हमें क्या जरूरत है, जूस पीने की जरूरत है। जूस पीएंगे तो क्या मिलेगा, हमें एनर्जी मिलेगा, मतलब बाहर से एनर्जी लिया ना हमने, वो एक्टिवेशन एनर्जी होता है। हमारी एवरेज एनर्जी थी, हमारी एनर्जी से हम 80 सीढ़ियां चढ़ गए, 20 सीढ़ियां चढ़ने के लिए हमें बाहर से जूस पीना पड़ा या कुछ और चीजें जो है ना वो एनर्जी ड्रिंक्स पीने पड़े ताकि हमें एनर्जी मिला, और हम 20 सीढ़ियां और चढ़ गए। तो 20 सीढ़ियां चढ़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ी, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। 100 सीढ़ियां चढ़ पाते थ्रेशोल्ड एनर्जी था, उतनी नहीं थी हमारे पास। ये है कंसेप्ट आपके पास। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है हाइड्रोजन आयोडाइड का, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, क्योंकि वो एक्टिवेशन फिर सीधा आयरन इक्वेशन जो है ना वहां से भी हम वही कर लेंगे। ये होगा, तो ये कंसेप्ट आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी है, चीजें याद रखें। ये है काम आपका यहाँ आज के लिए।